हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज तब करेंगे जब हमारा इंटीग्रल px बाई gx के फॉर्म में होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज तब करेंगे जब हमारा इंटीग्रल जो है वो px अपॉन gx के फॉर्म में होगा, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। और px अपॉन gx के फॉर्म में होने के साथ ही हमको जो ध्यान रखना है वो है इसका डिग्री। डिग्री मतलब क्या कि जो हमारा gx फंक्शन है जो कि डेनोमिनेटर में होगा और जो px फंक्शन है वो न्यूमिनेटर में होगा। अगर इंटीग्रल ऐसा है तो हम पार्शियल फंक्शन का यूज करेंगे। साथ ही हम डिग्री की जब बात करेंगे तो gx फंक्शन का डिग्री हमेशा ज्यादा होना चाहिए px फंक्शन से। मतलब डेनोमिनेटर का डिग्री जो है वो न्यूमिनेटर के डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, डेनोमिनेटर का ज्यादा होना चाहिए न्यूमिनेटर से। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है तो px बाई gx के फॉर्म में इंटीग्रल होना चाहिए, जहां की डिग्री डेनोमिनेटर का ज्यादा होगा देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। अगर ये क्यूबिक है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, ये अगर क्वाड्रेटिक है तो ये लीनियर होगा। तो सबसे पहले अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको डिग्री देखना पड़ेगा px और gx का, और हमको यही ध्यान रखना होगा कि gx का डिग्री जो है वो ज्यादा होना चाहिए देन px। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर gx की डिग्री ज्यादा नहीं होती है और px की डिग्री ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा केस है कि अगर डिग्री ऑफ px ज्यादा है, डिग्री ऑफ px ज्यादा है डिग्री ऑफ gx से, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे। तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे px को gx फंक्शन से। जो ऊपर का पार्ट न्यूमरेटर का जो पार्ट है उसको हम डिनोमिनेटर से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, और फिर जो हमारा ये rx बचेगा और फिर जो रिमाइंडर बचेगा उन दोनों को हम इजिली इंटीग्रेट कर देंगे। अब rx को हम अकेले है ये, तो इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल अकेले है तो इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। और फिर fx अपॉन gx, तो फिर हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि gx जो है वो अपना ओरिजिनल ही है और fx जो रिमाइंडर बचा px को डिवाइड करने के बाद वो fx है। तो fx का डिग्री तो हमेशा कम ही होगा gx से, क्योंकि ये रिमाइंडर है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का हम यहां भी यूज करेंगे और यहां भी यूज करेंगे, दोनों जगह यूज करके हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से यहां आंसर बता देंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हमको ये सीखना था कि अगर इंटीग्रल px बाय gx के फॉर्म में होगा तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। अब हमको ये ध्यान रखना है कि gx का डिग्री जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए px के डिग्री से। मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये लीनियर होना चाहिए, ये क्यूबिक है तो ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको डिग्री देखना होगा। अगर डिग्री इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर px का डिग्री ज्यादा हो जाए, gx का कम हो जाए, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं px को gx से, और जो यहां बचा rx उसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, और जो रिमाइंडर अपॉन gx बचा उसको हम अलग से कर देंगे। और उसके बाद हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिमाइंडर बचा उसका तो डिग्री हमेशा कम ही होगा डिग्री ऑफ gx से। अब इसमें कुछ केस हैं जो इंपॉर्टेंट केस है, जो कि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं और बोर्ड में भी क्वेश्चन उसी से आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला केस ये है कि अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन हो जाए, जो fx अपॉन gx की अगर हम बात किए थे, तो डिनोमिनेटर में हमारा नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे। नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन का क्या मतलब कि जैसे x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन है, ये रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर fx अपॉन gx को हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, तो a अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा 3। यहां भी हम देख सकते हैं कि इसका डिग्री, जो gx का डिग्री है वो x के फॉर्म में है, मतलब ये लीनियर है, तो उसका ऊपर वाला fx जो है वो हमारा कांस्टेंट में है, मतलब डिग्री तो अभी भी इसी का ज्यादा है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि डिग्री हमारा नीचे वाला का ज्यादा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन है तो हम लाइक gx अगर हमारा x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 और x माइनस अल्फा 3 है,
तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स को हम ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1, बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 और सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा 3 से सॉल्व कर देंगे। अब हमको ए बी सी तो पता ही नहीं है, ये हम निकालेंगे कैसे? तो ये हम प्रॉब्लम से समझेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारा ए बी सी निकल जाए और उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे तो हमारा इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाएगा। तो उसका हम एक क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि a अपॉन एफ एक्स एक फंक्शन है 1 और नीचे में gx जो है x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 और ये नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। जैसा हम इस यहाँ पे बोले थे कि जैसे डिनोमिनेटर कंटेंट नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन, मतलब कि x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 और x माइनस अल्फा 3। तो उस केस में हम a अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1, b अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2, c अपॉन एक्स माइनस अल्फा 3 ले लें और ए बी सी का वैल्यू निकाल दें तो अपना काम बन जाएगा। तो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स को लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स को लिखेंगे तो एफ एक्स के जगह हम 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। थ्योरी के अनुसार हमको इसको ब्रेक कर देना है a अपॉन एक्स प्लस 1 में, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। 3 फॉर्म में हम ब्रेक कर दिए। जैसा कि हमारा थ्योरी था कि अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन है तो आप अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखते, प्लस होता तो यहाँ प्लस लिखते। तो यहाँ प्लस था तो हम प्लस लिखे। तो a अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस अल्फा 3, वही हम किए। a अपॉन एक्स प्लस अल्फा 1, b अपॉन एक्स प्लस अल्फा 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस अल्फा 3। अब कैसे हम निकालेंगे a b c का वैल्यू, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड जो अपना x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 है, इधर भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस 3 हो गया। अब x प्लस 1 से इसके लिए x प्लस 1 कैंसिल आउट, मतलब a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 हो गया यहां पे। सिमिलरली b के लिए हम लिख देते हैं तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट, मतलब x प्लस 1 और x प्लस 3 बच गया। और c के लिए भी वैसे ही, c के लिए x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल आउट, मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2 बच गया। x प्लस 1 और x प्लस 2 बच गया यहां पे। अब ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बच गया हमारा 1 और इधर अब हम साफ से लिखते हैं कि a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये रह गया। फिर प्लस b एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और c में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नया खास काम नहीं किया है, बस हम लोगों ने a b c है तो दोनों साइड अपना ये एलसीएम ले लिया और फिर मल्टीप्लाई करके इतना बात हम लोग लिख दिए। अब x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे जिससे हमारा a b c का तीनों का वैल्यू आ जाए। बहुत सारे बुक में क्या किया गया है कि सबको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, लीनियर का कोफिशिएंट कंपेयर किया गया है। बट एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम आसानी से और तुरंत आंसर बता सकते हैं, क्या कि x इज इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं। अब x इज इक्वल टू -2 कैसे पुट किए और क्यों पुट किए, ये बात आता है। x इज इक्वल टू -2 हम यहां से पुट किए। अगर x का वैल्यू हम -2 पुट कर दें तो हमारा ये पूरा पार्ट 0 हो गया, साथ में हमारा ये पार्ट पूरा 0 हो गया। तो जब c 0 हो जाएगा और a 0 हो जाएगा तो हमारा b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब हम x इज इक्वल टू -2 पुट किए तो इधर तो 1 ही रहेगा क्योंकि इधर कोई x का टर्म है नहीं। साथ में -2 x के जगह यहां पुट किए +1 और -2 +3। तो b यहां से हो गया -1 और यहां से हो गया +1, तो और इधर इक्वल टू में 1 है तो b का वैल्यू आ गया -1।
सिमिलरली अगर हम x का वैल्यू देख सकते हैं कि -3 पुट कर दें, तो -3 पुट किए तो ये भी टर्म 0 और ये भी टर्म 0, मतलब अब c के लिए हम निकाल सकते हैं। तो c के लिए अगर हम यहां देखें तो -3 + 1 और -3 + 2, तो यहां से हो गया -2 और यहां -1 c, और इधर तो 1 अपना है ही यहां से, तो -2 और -1 2 और c है, मतलब c का वैल्यू 1/2 हो गया, तो c = 1/2। सिमिलरली अगर हम a की बात करें तो a कैसे निकलेगा? अगर हमारा x = -1 पुट कर दे, x = अगर हम -1 पुट कर दे तो ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो ये दोनों टर्म 0 हो गया, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ -1 पुट किए तो -1 + 2 तो 1 हो गया, और -1 + 3 तो 2 हो गया, और इक्वल टू में तो a 1 है ही, तो a = कितना हो गया? 1/2। सो a = 1/2, c = 1/2, और फिर b = -1। तो इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें अपने ओरिजिनल इक्वेशन, इसमें a + b + c का वैल्यू, a b c का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारा इंटीग्रल आ जाएगा 1/2 x + 1 प्लस b का वैल्यू -1 है तो -1 कर देते हैं यहां, अपॉन x + 2 प्लस c का वैल्यू 1/2 है और साथ में x + 3। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, 1/2 x + 1 1/x + 1, 1/2 कांस्टेंट टर्म था उसको बाहर कर दिए, dx -1 1 + x + 2 प्लस 1/2 1/x + 3। अब हमको पता है कि 1/x + 1 का इंटीग्रेशन जो होता है ये प्लस होगा, log x + 1 होता है मॉड में, फिर -1 ये नहीं होगा साइन, अब तो इंटीग्रेट कर ही रहे हैं, log x + 2 प्लस 1/2 log x + 3 प्लस कांस्टेंट टर्म। तो बहुत ही सिंपल था इवेल्यूट करना कि अगर x + 1 x + 2 x + 3 है नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन, तो हमने क्या किया कि a + b a/x + 1 b/x + 2 और c/x + 3 इस फॉर्म में लिखा, फिर मल्टीप्लाई किए, मतलब एलसीएम ये सब लिए, उसके बाद हम एक ऐसी वैल्यू पुट करते गए इक्वेशन में जिससे कि हमारा सॉल्यूशन ए बी सी के लिए वैल्यू आ जाए। तो जहां पे 0 हो रहा है, जैसे x = -2 x = -3, तो जब -2 पुट किए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो गया, तो b का वैल्यू निकल गया। जब x = -3 पुट किए तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो c का वैल्यू निकल गया, और x = -1 पुट किए तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो गया, तो a का वैल्यू निकल गया। अब जब a b c तीनों का वैल्यू निकल गया तो हम a b c का वैल्यू पुट किए, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन जानते हैं सिंपल सा लॉग वाला, उसको हम लोगों ने सॉल्व करके आसानी से आंसर बता दिया। अब इसका नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 2। अगर डिनोमिनेटर में कंटेन करेगा रिपीटेड एज वेल एज नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन, तब उस केस में हम क्या करेंगे? जब हमारे पास gx = x - α1 x - α2 का स्क्वायर x - α3 का क्यूब रहेगा, तो ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे? तो fx/gx, अब ये एक ही बार है तो a/x - α1, ये 2 बार है तो पहले हम अकेले के लिए लिखेंगे, मतलब सिंपल फॉर्म में b/x - α2, साथ में ही c के लिए x - α2 का स्क्वायर, फिर ये 3 बार है क्यूब पे है तो d/x - α3 प्लस e/x - α3 स्क्वायर प्लस f/x - α3 का क्यूब। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको 6 वैल्यू a b c d e f के लिए निकाल कर इसको पुट करके और तब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 2 1 मतलब 6, यहाँ पे अगर हम देखें पावर सबको ऐड करें 3 2 1 टोटल नंबर ऑफ पावर 6 हो गए, तो 6 वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3
3 था तो 3 वैल्यू हम निकाले ए बी सी के लिए, तो वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो यही था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन।